नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और जैसा कि अपने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ रहे थे, गति और बल के नियमों से रिलेटेड कुछ प्रश्न इंपॉर्टेंट जो बन रहे थे। लास्ट क्लास में हमने 20 क्वेश्चन किए थे और आपको बोला था कि बाकी जो और बनने वाले 20 क्वेश्चन है वो अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और शुरू करने से पहले फिर से मैं कहूँगा कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ये जरूर अपनी जो हाजिरी है जरूर लगा के जाएं। कुछ बच्चे जो होते हैं कमेंट में अपना फीडबैक नहीं देके जाते, वो फीडबैक जरूर देके जाएं कि आपको क्वेश्चन का नेचर कैसा लगा या जो लेवल है क्लास का वो और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, यानी क्वेश्चन का जो लेवल है वो और बढ़ाना चाहिए, या आपको जो लेवल है बहुत और कम है, आपको थोड़ा और कम लेवल के क्वेश्चन चाहिए। जो भी आपका फीडबैक है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। क्या कह रहा है? संवेग। सीधा ही लिख के छोड़ दिया, संवेग क्या है। ठीक है, तो संवेग जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी, यहाँ से अच्छा प्रश्न बनता है। तो अपने बात की थी लास्ट जो क्लास थी उसके अंदर कि संवेग जो होता है P जो होता है वो mv, यानी किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। और इसका जो मात्रक होता है, मात्रक होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ये कैसा मात्रक है? ये एसआई मात्रक है। अगर मैं सीजीएस मात्रक की बात करूं तो सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, और संवेग जो है इससे रिलेटेड गति का कौन सा नियम है? ये गति का दूसरा नियम जो है वो संवेग के बारे में बताता है ना। और संवेग जो है वो आपके क्या रहता है? प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था का संवेग जो है वो क्या रहता है? संरक्षित रहता है। ये बातें आपने याद रखनी है। तो यहाँ क्या है? बल गुणा समय है, क्या? द्रव्यमान गुणा वेग है। बल गुणा दूरी है, द्रव्यमान गुणा त्वरण है। तो ये भी नहीं है, ये भी आपके पास नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ देखो बल गुणा समय लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बल गुणा समय, यानी F गुणा T लिखा हुआ है। तो बल गुणा समय जो होता है ये किसका फॉर्मूला होता है? ये आवेग का फॉर्मूला होता है। यानी बल और समय अंतराल का गुणनफल क्या कहलाता है? आवेग कहलाता है। ये किसका हो गया? आपके संवेग का हो गया। किसका हो गया? संवेग का। बल गुणा दूरी, बल गुणा दूरी आपके जो है F गुणा R कह सकते हो या DR कह सकते हो। ये अपने पास में आगे आएगा जड़ता वागुण वगैरह के अंदर। और द्रव्यमान गुणा MA जो है ये किसका होता है? बल का फॉर्मूला होता है। ये किसका फॉर्मूला होता है? बल का फॉर्मूला होता है। यहाँ से आवेग का जो आपके मात्रक बनेगा वो क्या आएगा? न्यूटन सेकंड आएगा। न्यूटन सेकंड कह सकते हो, या फिर आपके पास में जो न्यूटन है वो उसको बोलते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इनटू में क्या आ जाएगा? सेकंड। तो एक सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, तो आप ये मात्रक भी लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड। केजी मीटर पर सेकंड किसका मात्रक होता है? आपके आवेग का। और यही सेम टू सेम मात्रक किसका था भाई साहब? ये सेम टू सेम संवेग का मात्रक था। तो इसका मतलब ये हो गया आवेग और संवेग, आवेग और संवेग का जो मात्रक है, इन दोनों का जो मात्रक है भाई साहब वो क्या होता है? इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल होता है। इसके अलावा आवेग संवेग प्रमेय भी है। आवेग संवेग प्रमेय भी है। आवेग संवेग प्रमेय क्या कहती है कि किसी भी वस्तु की स्थिति में संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है वो किए गए कार्य के बराबर होती है ना। तो इसके अंदर आप ये कह सकते हो कि K2 माइनस K1, ये आपने याद रखना है। यानी बाद की काइनेटिक एनर्जी और पहले की काइनेटिक एनर्जी का जो अंतर है वो वर्क डन के इक्वल होता है। वर्क डन के इक्वल होता है। तो ये सारा डाटा जो है आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखो, संवेग का एसआई मात्रक पूछ रहा है। अभी मैंने उसके अंदर ही क्लियर कर दिया था। क्या था? केजी मीटर पर सेकंड था। केजी मीटर पर सेकंड ये किसका मात्रक होता है? ये आपके संवेग का मात्रक होता है। किसका होता है? संवेग का मात्रक होता है। यहाँ लिख रखा है न्यूटन इंटू मीटर। ये किसका मात्रक होता है? ये कार्य का मात्रक होता है वैसा। किसका होता है? कार्य का। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? W बराबर F इंटू R बोल दो या D लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट को। बल गुणा विस्थापन कार्य होता है। और मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका होता है? ये आपके वेग का भी होता है और आपके वेग का मीटर पर सेकंड होता है।
ये होता है त्वरण का। किसका होता है? त्वरण का। ठीक है। और जो आपका वेग और जो चाल है ना, उसका मात्रक जो होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, स्क्वायर है तो यहाँ त्वरण आ जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो, आवेग। अभी अपने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी आवेग, यानी आई इम्पल्स बोलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में इसको आवेग को क्या बोलते हैं? इम्पल्स बोलते हैं। और जो आपका संवेग था, संवेग जो था उसको क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। ठीक है ना। तो आवेग जो है वो किसके बराबर होगा? बल गुणा विस्थापन कह सकते हो, सॉरी बल गुणा समय के बराबर होता है। बल गुणा समय के बराबर होता है। बल गुणा समय है ना। तो इसमें कौन सा बनेगा? बल गुणा समय, बल गुणा दूरी, बल गुणा त्वरण, बल गुणा त्वरण, बल गुणा वेग। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा? तो आपको ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और इसका जो मात्रक था वो क्या था? केजी मीटर पर सेकंड था। क्या था? केजी मीटर पर सेकंड, या न्यूटन इंटू सेकंड भी लिख सकते हो। न्यूटन इंटू सेकंड भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हैं वो थोड़ी देर मैंने पहले आपको बताया है। चलो अगला प्रश्न पढ़ते हैं। संवेग संरक्षण का नियम किस नियम का परिमाण है? संवेग संरक्षण का नियम किस नियम का परिमाण है? रिजल्ट है। कौन से का रिजल्ट है? न्यूटन की गति का पहला नियम जिसको कहते हैं जड़त्व का नियम, जिसमें सिर्फ ये बताया जाता है कि वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिमान है तो गतिमान रहेगी। जैसे आपने एग्जांपल पढ़े होंगे कि बस एकदम से चलना स्टार्ट करती है, या आपने फील भी किया होगा, या एकदम से रुकती है तो आपको झटके महसूस होते हैं, या तो आप आगे की तरफ या पीछे की तरफ मूवमेंट करते हो। तो ये आपके गति का पहला नियम है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहता है संवेग में परिवर्तन की दर जो है लगाए गए बाह्य बल के बराबर होता है, यानी F बराबर dp बटा dt। ठीक है, इसमें संवेग की बात की जा रही है। और फिर क्या है आपके पास? न्यूटन की गति का तीसरा नियम, जिसको क्या कहा जाता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या कहा जाता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। और ऊर्जा संरक्षण में क्या बताया जाता है कि ऊर्जा जो है वो संरक्षित रहती है। तो यहाँ संवेग संरक्षण है, तो इसमें संवेग का नाम जो है कौन से के अंदर आता है? न्यूटन की गति के दूसरे नियम में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? एक निकाय का कुल संवेग बदलता रहता है, क्या स्थिर रहता है, बढ़ता है, घटता है? तो संवेग क्या रहता है? आपके संरक्षित रहता है। आपके संरक्षण के नियम भी पढ़ रखे होंगे, जैसे संवेग संरक्षण का नियम होता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है, आपके आवेश संरक्षण का नियम होता है ना। तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। ये कुछ संरक्षण नियम है, जैसे द्रव्यमान संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण और आवेश संरक्षण। तो ये जो संवेग है ये भी संरक्षण नियमों का पालन करता है। इसलिए एक निकाय जो है, एक जो सिस्टम है या एक जो बॉडी है, उस बॉडी का संवेग जो है वो बदलता रहता नहीं, बदलता बढ़ता भी नहीं है, घटता भी नहीं है। क्या रहता है? स्थिर रहता है। क्या रहता है? स्थिर रहता है। स्थिर यानी कि कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्या कह रहा है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जड़त्व के, संवेग संरक्षण, गुरुत्वाकर्षण, घर्षण। जो आपका रॉकेट लॉन्चिंग होती है उसमें कौन सा नियम काम में आता है? तो यहाँ जो है रॉकेट के अंदर पहले क्या होता है? इस तरह से रॉकेट है आपकी, मान लो, और इस रॉकेट के अंदर आपके क्या है? ईंधन भरा हुआ होता है नीचे एक। तो ईंधन जो है पहले द्रव्यमान अलग होता है, बाद में द्रव्यमान अलग होता है। तो वो द्रव्यमान जो है वो कन्वर्ट हो जाता है वेग में, और उसके अकॉर्डिंग उसकी वेग बढ़ जाता है और वो बहुत तेजी से गति करता है। तो यहाँ पे जो रॉकेट लॉन्चिंग जो है इसके अंदर किसका काम आता है? संवेग का काम आता है। तो इसके अंदर जो काम आएगा वो संवेग संरक्षण का नियम काम में आएगा। किसका काम में आएगा? संवेग संरक्षण का नियम काम में आएगा। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? गाड़ी में अचानक ब्रेक लगाने से यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी आपसे कि गाड़ी के अंदर जो बस के अंदर जो यात्री है वो आगे या पीछे की ओर मूवमेंट करते हैं, वो गति के कौन से नियम से? जड़त्व के नियम, जिसको गति का पहला नियम कहते हैं। तो देखो पहला नियम क्रिया प्रतिक्रिया, ये तो कौन सा होता है? तीसरा नियम होता है गुरुत्वाकर्षण, यहाँ नहीं आएगा। संवेग भी यहाँ नहीं आएगा। संवेग के बारे में चर्चा कौन से नियम में करते हैं? सेकंड नियम में करते हैं। और यहाँ जड़त्व जो है वो कौन सा नियम है? फर्स्ट नियम है, और इसी में यात्री जो है वो आगे झुक जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है आपको? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा किस बल के कारण करती है? पृथ्वी सूर्य
की परिक्रमा किसके कारण करती है? मान लो ये सन है तो इसके अराउंड जो है आपकी अर्थ जो है वो गति करती है। तो इनको पृथ्वी और सूर्य को बांधे रखने के लिए कौन सा बल काम करेगा? अपकेंद्रीय बल काम करेगा, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल या चुंबकीय बल। तो इनके दो पिंड हैं, ये आपका M1 द्रव्यमान का, ये M2 द्रव्यमान का। तो दो पिंडों को आपस में जोड़े रखने के लिए कौन सा बल काम में आता है? गुरुत्वाकर्षण बल काम में आता है। अपकेंद्रीय बल तो इसको बाहर की ओर धकेलता है, बाहर की ओर धकेलता है, ठीक है। या अभिकेंद्रीय बल कह सकते थे, गुरुत्वाकर्षण बल आएगा। इसका आंसर जो है वो क्या आएगा? गुरुत्वाकर्षण बल आएगा। अगला क्वेश्चन देखो आप, किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर, किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर, पहले जो पृथ्वी है उस पे भार मान लो उसका अगर m है तो चंद्रमा पे जाने के बाद उसका भार कितना हो जाएगा? 1/6 गुणा यानी 1/6 m हो जाएगा। ये भार कहाँ पे है उसका? पृथ्वी पे है। और ये भार कहाँ पे है उसका? चंद्रमा पे है। कहाँ पे है? चंद्रमा पे है। क्यों है? क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल जो है, गुरुत्वीय त्वरण जो है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। इस वजह से यानी उसका जो द्रव्यमान है वो भी डिपेंड करता है। बहुत सारे कारक हैं इसके अंदर, एक विशेष चर्चा इसके ऊपर अपने रखेंगे, है ना। एक स्पेशल सेशन इसके ऊपर लेके आएंगे गुरुत्वाकर्षण के ऊपर, उसमें अपने पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। यहाँ अपने देखते हैं किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर क्या हो जाता है? 1/6 गुणा हो जाता है, यानी कि पृथ्वी के भार का लगभग 1/6 हो जाता है। लगभग 1/6 का मतलब कि अगर कोई व्यक्ति का भार यहाँ पे 60 किलोग्राम है और तो वहां पे जाके कितना हो जाएगा? 60 गुणा 1/6 यानी वो व्यक्ति कितने किलो का रह जाएगा? 10 किलोग्राम का। ये क्या है? भार है। F बराबर क्या होता है? mg। तो यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी पे कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन जो आपका चंद्रमा है उसके ऊपर ये मान जो है वो 2.92 के करीब रह जाता है। यहाँ इसका 1/6 टाइम रह जाता है, 1/6 टाइम, ठीक है। तो पृथ्वी का भार का लगभग 1/6 हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर यहां पर वस्तु के भार की जगह, वस्तु के भार की जगह क्या लिख दे? द्रव्यमान। क्या लिख दें? द्रव्यमान। तब आप इस ऑप्शन पे टिक मत कर देना, क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है, बदलता नहीं है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आई थिंक है, वस्तु का द्रव्यमान, ये कंसेप्ट लगता है। वस्तु का द्रव्यमान स्थान पर निर्भर करता है? स्थान पर निर्भर नहीं करता, भार के समान होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के समान होता है। तो देखो वस्तु का जो द्रव्यमान है, जो उसके अंदर द्रव्य है वो नहीं घटता है न बढ़ता है, जितना है उतना ही रहेगा। लेकिन भार कम ज्यादा हो सकता है, भार कम ज्यादा हो सकता है, वो एक बल है। लेकिन द्रव्यमान कभी कम ज्यादा नहीं होता है। तो इसका जो आंसर आएगा, स्थान पर निर्भर नहीं करता है। ये स्थान पे निर्भर नहीं करता है, स्थान बदलने पे नहीं बदलता है, भार के समान नहीं होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के समान भी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन भी पीछे वाले की तरह पूछा जा सकता था, यहाँ पे मैं पूछता किसी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, तो आप टिक करते बी को टिक नहीं करना है। कब? जब यहाँ भार की जगह क्या आ जाए? द्रव्यमान आ जाए। क्लियर है ना? चलिएगा अगला क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 31, गति का एसआई मात्रक। गति का कौन सा एसआई मात्रक होता है? गति की जगह होएगा दूरी का। गति का एसआई मात्रक नहीं होता है। गति की जगह आपके वेग का हो सकता है, या चाल का हो सकता है, या त्वरण का हो सकता है। गति का कोई भी एसआई मात्रक नहीं होता। गति एक अवस्था है। गति क्या है? एक अवस्था है, ठीक है ना। ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी। तो वेग का मीटर पर सेकंड, ये वेग और चाल का होता है। ये कोई आपके ऑप्शन जो दिया है बी, ये किसी का भी मात्रक नहीं होता है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये किसका होता है? त्वरण का होता है। और जो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है ये भी आपके नहीं है, ठीक है। अगला देखो, ये अच्छा प्रश्न है आपके लिए, इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ी कैलकुलेटिव भी है। 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो कितना आएगा? आपको मैंने जब गति और बल के नियम वाला जो थ्योरी पढ़ाई थी, जो थ्योरी वाली क्लासें हैं वो भी आप देख लें जिन्होंने नहीं देखी है। वहां पे आपको बताया था कि किलोमीटर पर हावर को अगर आपने मीटर पर सेकंड में बदलना है तो आप 5/18 से गुणा कर देना। और बोला था
मीटर प्रति सेकंड को अगर आपने किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो भी आप गुणा कर देना 18/5 से। तो किससे गुणा कर देना? 18/5 से। यहां करना है 5/18 से। तो यहां पे आप को ये भी बताया था कि ये 5/18 और 18/5 कहां से आता है। तो देखो एक मैं करके दिखा देता हूं, दूसरा आप खुद कर सकते हो। किलोमीटर पर आवर है, इसको किस में बदलना है? मीटर में। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं? सेकंड में बदलना है तो 3600 सेकंड। तो मात्रक बन गया कि नहीं बन गया? 2 0 से 2 0 से उल्टा दो, ये 10 है और ये 36 है, तो ये कितना आ जाएगा? 5 और ये आ जाएगा 18। तो 5/18 मीटर पर सेकंड है। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा में कितने मीटर होते हैं? कितने मीटर पर सेकंड बनेंगे? 5/18 बनेंगे। तो अब यहाँ पे आंसर क्या है? क्या 5/18? नहीं, इससे भी आगे जाना पड़ेगा। 5 में भाग देना पड़ेगा। किसका देना पड़ेगा? 18 का। 0 लगा के पॉइंट लगा दो, 0 लग जाएगा। फिर कितने पे जाएगा? कितने पे जाएगा? 3 पे नहीं जाएगा, 2 पे जाएगा। कहां पे जाएगा? 2 पे। तो 2 वाला पॉइंट के बाद 0.2, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? देखो यहाँ पे सीधा ही मिल गया, तो आगे करने की जरूरत है नहीं है। यही आपका आंसर है। बस अपने को टाइम ही तो बचाना है। बस एक आपको ऑप्शन मिल गया। यहाँ अगर 2 सेम होता तो एक अक्षर और कर लेते हैं। यहाँ करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ये जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? ये अपनी जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर भी ऐसा एक क्वेश्चन आया था कि 1 न्यूटन किसके बराबर होगा? कि 1 किलोग्राम की वस्तु को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के वेग से त्वरण से त्वरित कर दे तो वो आपका बल कितना होगा? 1 न्यूटन होगा। तो यहाँ क्या आएगा? 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। 1 kg पर मीटर सेकंड स्क्वायर। यानी एक तरह से इसका मात्रक ही बताना है आपने। क्या बताना था? मात्रक ही बताना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। त्वरण जो है वो हमेशा वेग की दिशा में होता है क्या? क्या बल की दिशा में होता है, गुरुत्व की दिशा में होता है, या गति की दिशा में होता है? किसकी दिशा में रहेगा बताइए? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। त्वरण की दिशा क्या रहती है? त्वरण कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। इसकी एक स्पेसिफिक क्या होती है जी? डायरेक्शन होती है। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसका जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है? क्या वेग की दिशा पे डिपेंड करता है? क्या बल की दिशा पे डिपेंड करता है? क्या गुरुत्व की दिशा पे डिपेंड करता है? क्या गति की दिशा पे डिपेंड करता है? तो इसका जो आंसर आएगा वो बल की दिशा में डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? बल की दिशा में। ठीक है ना? और इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। मुक्त पतन में त्वरण का मान कितना होता है? मुक्त पतन का मतलब कोई वस्तु यहां से फ्रीली नीचे की ओर मूवमेंट कर रही है तो ये मुक्त पतन है। यानी गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन अगर कोई गति हो रही है तो उसे क्या कहते हैं? मुक्त पतन। किसके अधीन? गुरुत्वाकर्षण के अधीन अगर कोई गति हो रही है तो उसे हम कहते हैं मुक्त पतन। और मुक्त पतन में जो आपके त्वरण का मान है, ए का मान है, वो जी के बराबर होता है। और जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जिसको अप्रोक्सीमेट लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या लेते हैं? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 नहीं लिखना है क्योंकि अपने को एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, 36 नंबर। नजदीक पहुंच रहे हैं 40 के आंकड़े के। गुरुत्वाकर्षण बल जो है का सार्वत्रिक नियम किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण बल जो है अपने पढ़ते हैं वो किसने दिया था? कौन कौन है? न्यूटन है क्या, गैलीलियो, केपलर, आइंस्टीन। केपलर ने ग्रहों की गति के नियम दिए थे। ग्रहों की गति, ग्रह जो है वो गति किस प्रकार करते हैं, प्लेनेटरी जो मोशन होता है उसके बारे में नियम दिए थे। आइंस्टीन ने किसके बारे में, आपके ऊर्जा और द्रव्यमान में संबंध बताया था। ठीक है, गैलीलियो ने दिए थे क्या, गैलीलियो ने गति के पहले नियम के अंदर रिसर्च किया था, हेल्प की थी। तो कौन बच गया, न्यूटन। न्यूटन ने गति गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था जिसका फॉर्मूला होता है F बराबर G(m1)(m2) अपॉन r स्क्वायर। जी यहाँ नियतांक है जिसका मान होता है 6.67 गुणा 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर होता है।
ठीक है, ये इसका मान होता है। और इसके अलावा इसका मात्रक पूछे तो मात्रक इतना ही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर है। ठीक है, और जो बल है वो दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। कई बार स्टेटमेंट भी आ जाता है कि केवल 1 और 2 स्टेटमेंट सही है, 3 और 4 सही है, इस तरह से भी बन सकता है। तो जो ये बल जो है गुरुत्वाकर्षण, ये दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती है और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। क्लियर? तो आंसर है न्यूटन बाबा। चलिएगा आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, बस नजदीक ही आ गए अपने। द्रव्यमान का एसआई मात्रक पूछा है। द्रव्यमान यानी मास जो है, अपने जो है भौतिक राशियां जो उनको 2 भागों में बांटा जाता है। कुछ मूल भौतिक राशियां होती है, कुछ व्युत्पन्न होती है। मूल जो होती है वो फिक्स है। मूल कितनी होती है? मूल होती है आपकी 7 भौतिक राशियां। 7 कौन कौन सी होती है मूल आपके? उनके मात्रक मैं आपको बता देता हूं। एक होती है आपके पास द्रव्यमान, बाकी व्युत्पन्न जो है वो इन सब की हेल्प से बनती है। द्रव्यमान, समय, लंबाई, उसके बाद में आपका ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, और एक बच गया आपके प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता। अब यहां भी अगर अपने देखें, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक किलोग्राम। समय क्या होता है? सेकंड। लंबाई का होता है मीटर। ताप का होता है केल्विन, यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड मत कर देना, क्या होता है? केल्विन होता है। विद्युत धारा का होता है एम्पियर, क्या होता है? एम्पियर। पदार्थ की मात्रा का क्या होता है? मोल होता है, क्या होता है? मोल। प्रकाश की तीव्रता का क्या होता है? कैंडेला होता है, जिसको सीडी से लिखते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ द्रव्यमान का पूछा तो द्रव्यमान का किलोग्राम आएगा। क्या आएगा? किलोग्राम आएगा द्रव्यमान का मात्रक। यही अगर भार का पूछ ले तो क्या आएगा? भार जो होता है वो क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण के द्वारा लगाया गया बल। तो F बराबर क्या होता है? mg होता है। तो भार का फॉर्मूला ये है। तो भार जो है वो एक तरह का बल है, और बल के लिए मात्रक क्या यूज करते हैं? न्यूटन। तो भार का मात्रक न्यूटन है, किलोग्राम मत कर देना, याद रखना इस बात को। भार का मात्रक न्यूटन है, जबकि द्रव्यमान का किलोग्राम है। चलिएगा, ये देखो अगला क्वेश्चन यही आ गया, मैंने अभी जो बताया आपको उसी के ऊपर आ गया। भार जो है, भार का एसआई मात्रक, तो भार जो होता है वो क्या होता है? किसी वस्तु पर लगाया गया बल, किसी वस्तु को नीचे की ओर जिस बल से खींचा जा रहा है, बल क्या होता है? F बराबर ma होता है। और एक ही जगह क्या आ जाएगा? गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर मुक्त पतन वाली कंडीशन। ठीक है, तो F बराबर क्या आ जाएगा? mg। तो mg ही क्या होता है? भार। द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण क्या होता है? भार होता है। और भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। या क्या कह सकते हो? सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। और क्या कह सकते हो सर? इसकी जगह हम लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी जगह लिख सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ओके। जूल किसका होता है? जूल होता है ऊर्जा का। जूल किसका होता है? ऊर्जा का। पास्कल दाब का, पास्कल दबाते हैं, ठीक है ना? हाँ, न्यूटन। और किलोग्राम किसका होता है? द्रव्यमान का। द्रव्यमान का। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 39। वेग का सदिश रूप है। वेग का सदिश रूप। परिमाण और दिशा दोनों होती है। केवल परिमाण होता है, केवल दिशा होती है, न परिमाण होता है न दिशा होती है। वेग जो है वो सदिश राशि है। क्यों है ये पूछ रहा है। सदिश राशि किसे कहते हैं? ये कह रहा है कि परिमाण और दिशा दोनों होती है, केवल परिमाण होता है, केवल दिशा होती है, न परिमाण न दिशा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। परिमाण तो होगा ही होगा, कोई भौतिक राशि है तो उसका। तो केवल परिमाण होता है क्या? नहीं। केवल परिमाण होता तो वो क्या हो जाती भैया? अदिश हो जाती। वो क्या हो जाती? अदिश राशि हो जाती। केवल दिशा वाला कोई ऑप्शन होता ही नहीं अपने पास। परिमाण तो कंपलसरी है ही है। तो यहाँ क्या है? परिमाण और दिशा दोनों होती है, इसलिए ये एक सदिश राशि है। तो याद रखें। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके कुछ राशियां जो कि सदिश होती है और कुछ राशियां क्या होती है? अदिश होती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो अपने एग्जाम के लायक है, या ये कह सकते हो ज्यादातर जो यूज होने वाली है, उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। सदिश राशियों में अगर अपने बात करें तो आपके बल हो गया, ठीक है, आपके विस्थापन हो गया, ठीक है, और उसके बाद में आपका वेग हो गया, ठीक है, वेग के बाद में आपका त्वरण हो गया, ठीक है,
उसके बाद में आपका संवेग हो गया, ठीक है। तो ये जो राशियां हैं आपकी सारी के सारी बल, विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, ये सारी के सारी कैसी होती है? सदिश राशि होती है। और अदिश राशि की अगर अपनी बात करें तो जैसे आपने कहा आपके पास में आ गया जैसे दूरी की अपने बात करें, फिर अपने चाल की बात करें, फिर उसके बाद में ऊर्जा की बात करें, ऊर्जा के अलावा उष्मा की बात करें, ये सारी की सारी सदिश राशि है। इसके अलावा द्रव्यमान भी एक अदिश राशि है, सॉरी सदिश नहीं अदिश है, द्रव्यमान हो गया। उसके बाद में समय की बात करें, अदिश राशि है। उसके अलावा आपके विद्युत धारा की बात करें, विद्युत धारा में दिशा होते हुए भी आपकी अदिश राशि होगी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है विद्युत धारा, ठीक है। आप सदिश कर दोगे क्योंकि आपको धारा की तो दिशा होती है, अपनी धारा की दिशा पड़ी है, ये आपके नहीं होगा, ठीक है ना। तो विद्युत धारा अदिश है, ये चीज आपने याद रखनी है। इसके अलावा इसके अंदर आ जाएगा आपके बलाघूर्ण, बलाघूर्ण जो है वो आपका सदिश है, ठीक है। तो ये कुछ राशियां हैं जिनके नाम आपने याद रखने हैं, कौन सी सदिश में आएगी और कौन सी अदिश राशि में। सदिश राशि वे राशि होती है जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, और इनका योग जो किया जाता है वो आपके सदिश नियमों के अनुरूप किया जाता है। और अदिश राशियां वे राशियां होती है जिनको पूर्णतः व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है ना। और इनका योग जो है वो बीजगणितीय रूप में ही किया जा सकता है, सामान्य बीजगणितीय नियमों के अनुरूप होता है। ये आपका आज की इस क्लास का लास्ट प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है। गति का अदिश रूप है। गति जो है वो एक अदिश रूप में होती है। अदिश कब होती है? वो सदिश पूछ रहा था। सदिश में केवल और केवल क्या होता है? सदिश में केवल और केवल नहीं, उसमें केवल दिशा और केवल परिमाण नहीं, दोनों की आवश्यकता होती है। जो सदिश राशि है उसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। जबकि आपके जो गति है, आपके जो ये गति की जगह आपके आएगा दूरी। क्या आएगा? दूरी आएगा। गति को ये दूरी लिख रहा है भाई। दूरी का अदिश रूप। दूरी अदिश क्यों है? दूरी कह लो, ये आपके चाल है वो भी अदिश है, ये भी कह सकता है। कोई भी इन दोनों में से एग्जांपल आ सकते हैं जो अभी बताए थे मैंने। केवल परिमाण होता है, केवल दिशा होती है, परिमाण और दिशा दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं। ये तो हो ही नहीं सकता, केवल दिशा हो ही नहीं सकती आपके, केवल परिमाण हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। केवल परिमाण हो सकता है या क्या हो सकते हैं सर? दोनों हो सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा केवल परिमाण होता है। तो ये अपने बल और गति के नियम से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो अपने एक पिछली क्लास में और एक इस क्लास में कंप्लीट कर लिए हैं। और आगे की जो क्लास आएगी वो अपने जीव विज्ञान से रिलेटेड क्लासेज आएगी। बायो के जो टॉपिक्स हैं वो अपने अभी तक नहीं हुए हैं, तो अपने सबसे पहले कोशिका से लेकर चलेंगे। कोशिका के अंदर जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उनको एक साथ मैं आपको करवाऊंगा। उसके बाद में टॉपिक वाइज, जैसे उसके बाद में जैव प्रक्रम है। जैव प्रक्रम में भी आपके 3-4 टॉपिक इकट्ठे लगते हैं, जैसे पोषण हो गया पहले, फिर श्वसन हो गया, फिर उत्सर्जन हो गया, एक परिवहन हो गया। उसके बाद में नियंत्रण एवं समन्वय वाला टॉपिक आ जाता है उसके अंदर से। उसके बाद एक रोग वाला टॉपिक आ जाता है। तो ये कंटिन्यू अपने बायोलॉजी की जो टॉपिक है वो चलेंगे और बायो में अपने फास्ट क्वेश्चन जो है वो अपने सॉल्व करेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अभी तक जिन्होंने शेयर नहीं किया है वो अपने साथियों को शेयर भी कर दें, और कुछ साथी नए जुड़े हैं उनको क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसी के साथ में एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अभी अपनी जल्द ही लाइव क्लास जो है साइंस के लिए कराने वाले हैं, उसका भी अनाउंसमेंट आपको जल्दी ही मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलेंगे अपने एक नई वीडियो में बायोलॉजी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।